S. Chan presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. So we have been talking for a long time about taxonomic aspects of plants. हम बहुत लंबे समय से कई वीडियोस में हमने इस बारे में बात की और आगे भी हम कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे. We will discuss about all those things in coming videos as well. But this video is particularly important. ये video important है because we will be talking about two most important classification schemes that are found in your textbooks. आपके किताबों में, आपके कोर्स में जो important classification schemes हैं प्लांट्स की, उनके बारे में बात करेंगे. क्या आप जानते हैं किसी ऐसे रिसर्चर का नाम या किसी ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम का नाम जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में फॉलो होती है? When it was given, what was the criteria for the classification? So this video is for you. Welcome to S. Chan Academy. My name is Aditya and we are going to discuss in this video about the plant taxonomy up to a detailed level that was provided by two famous group of scientists. One, Bentham and Hooker type of classification, another Engler and Prantl classification. Before we go ahead, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको ये बुक्स रेकमेंड करना चाहता हूँ. अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं. और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपीज़ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की मदद से आप ई बुक को भी एक्सेस कर सकते हैं. तो आइए आगे चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन के ऊपर. देखिए, हिस्टोरिकली प्लांट क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी पहले, आई मीन इट वाज स्टार्टेड समवेयर इन वेरी अर्ली 12th और 13th सेंचुरी, बहुत पहले स्टार्ट हुआ था. और अगर आप और हिस्टोरिकली जाएं, वैदिक रीन में चले जाएं या इजिप्शियन माइथोलॉजी में चले जाएं, तो तब भी कहीं ना कहीं बेसिक क्लासिफिकेशन था. एंड दैट वुड बी एज ओल्ड एज द ईयर्स आर, आई मीन 1 AD or 2 AD, you can go back to that time. Even in Vedic period you can go back to some BCs. But most commonly used classification schemes that are used in textbooks nowadays, textbook में यूज़ होने वाली जो classification scheme है आज के डेट में, they have mostly come from a lot of famous botanical gardens and herbaria. क्योंकि जो हर्बेरिया का क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, दैट वी हैव सीन इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस, हमने इससे पहले भी देखा, तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी. एंड देयर द बेसिक टेक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी स्टार्टेड. हमने और भी देखा, इससे पहले हमने ये देखा कि पिछले वीडियो में कि किस तरह से टेक्सॉन्स को डिसाइड किया जाता है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स क्या होते हैं. और हमने इस बारे में भी बात की कि जो टेक्सॉन्स डिसाइड किए जाते हैं उनके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या होता है. तो ब्रॉडली 3 तरह के क्लासिफिकेशन स्कीम्स की हमने बात की थी पिछले वीडियो में. एक आर्टिफिशियल सिस्टम, एक नेचुरल सिस्टम और एक मॉडर्न सिस्टम. तो आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम्स जो हैं, दे डिपेंड ऑन वेदर you are considering the factors or considering the characters which are made by you. I mean, we distinguish the features according to our convenience, but have they been implemented into the plants by nature itself or not? That is not included in that first type of classification. तो ये जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था, बेंथम होकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये सारे क्लासिफिकेशन इसी टाइप के थे. लेकिन एंगलर एंड प्रांटल ने जो एक नए टाइप का क्लासिफिकेशन दिया, दैट वाज एसोसिएटेड विद द नेचुरल सिस्टम, नेचुरल कंपोनेंट्स, नेचुरल फीचर्स जो कि प्लांट की फिजियोलॉजी और उसकी फंक्शनिंग के साथ एसोसिएटेड थे. तो सिक्वेंशली हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे. हमारा मेन फोकस इन्हीं दोनों क्लासिफिकेशन स्कीम्स पर रहेगा. अगर आप इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में रिकमेंड की थी, इन टेक्स्ट बुक्स को आप ओपन करके फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं, क्लास लेवल तक का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं. बट आई विल बी डिस्कसिंग ओनली ऑर्डर लेवल क्लासिफिकेशन हियर. मैं यहाँ पर सीरीज़ और ऑर्डर्स की बात करूँगा. अगर आप फर्दर उनके एग्जाम्पल्स और उनके क्लास लेवल पर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेंथम और हुकर आखिर कौन थे. So George Bentham, who survived from 1800 to 1884, and Joseph Dalton Hooker, 1817 to 1911, maybe hundreds of years ago when even we were not born. हमारे जन्म से भी 100 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी थी. So that's quite ancient type of classification system.
दे वर एक्चुअली वर्किंग इन द रॉयल बोटानिकल गार्डन ऑफ क्यू इंग्लैंड में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन की जो फाउंडेशंस लगी थी, जो फाउंडेशंस बनाई गई थी, दे वर ओरिजिनेटेड एंड दे हैड रूट्स समवेयर इन बोटानिकल गार्डन्स और दीज कंजर्वेटरीज, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, प्लांट की लीव्स हैं, प्लांट के पार्ट्स हैं, तो वहाँ कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था और वहीं से क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक्स की शुरुआत हुई। Therefore, most of the textbooks which you still read today, they rely these kind of classification schemes, which became quite popular and very famous. Although we will talk about modern classification schemes in the coming videos, maybe after one or two videos we will be talking about them. So, ये जो दोनों लोग थे, इन्होंने वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज को एनालाइज किया और जो क्लासिफिकेशन था उसका मेन बेसिस इन्होंने रखा type of flowers and type of seeds. So you know that plants have been already categorized at the higher level on the basis of fact that whether they have open seeds or that is naked seeds or closed seeds. हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट्स को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, एक कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स, एक कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स. सो जिम्नोस्पर्म्स दोज विच हैव नेकेड सीड्स, दैट मीन्स उनके सीड के ऊपर कोई फ्रूट जैसी बॉडी नहीं होती है, सीधे प्लांट पर सीड ही आते हैं और वो सीड कहीं ना कहीं या तो उनकी लीफ या ब्रैक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं. लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हैं, दे हैव सीड्स इनकैप्सुलेटेड विद इन अ फ्रूट, एक फ्रूट के अंदर बंद होते हैं. जैसे कि आप आम खाते हैं तो उसकी गुठली उसके अंदर होती है, लीची खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, चावल भी खाते हैं तो चावल एक कोट एक कैप्सूल के अंदर क्लोज्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है. सो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स दे हैव सीड्स इनसाइड देम एंड द रीज़न इज़, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें मिलने वाला गेमिटोफाइट, गेमिट बनाने वाला पार्ट, इट इज़ फ्लावर. और फ्लावर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, हालांकि हम उसका डिटेल पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, अगले सेमेस्टर में एनाटॉमी के साथ और फिजियोलॉजी के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि टैक्सोनॉमी के बेसिस जो हैं वो फ्लावर के स्ट्रक्चर से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेसिक आपको फ्लावर का जानना यहाँ पर ज़रूरी है. किसी भी फ्लावर में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें से कुछ स्ट्रक्चर ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे स्ट्रक्चर्स हों. एंड एनी टिपिकल फ्लावर इज इन द प्लांट इज कॉल्ड एज गेमिटोफाइट. तो प्लांट स्पोरोफाइट है, लेकिन प्लांट का जो फ्लावर है वो गेमिटोफाइट है, क्योंकि इसमें गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है. अब अगर हम टिपिकली इसको कैटेगराइज करें, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो एक फ्लावर में एक पार्ट होता है, एक पूरा वोल इसे कह सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ लीव्स और सेट ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी कॉल्ड एज कोरोला. इस पूरे पार्ट को कोरोला कह सकते हैं और इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं वो पेटल्स कहलाती हैं. So the most attractive part of a flower which you see, colorful part, that is obviously petals, and then you have a green part of the flower. उन्हीं पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है जो कैलिक्स होता है बेसिकली. उसकी यूनिट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज सेपल्स. सो सेपल्स, पेटल्स, these are accessory parts of the plant which mainly function to attract insects, उनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं. जबकि इसके मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल हैव a long style on the top of it, it will have a stigma and at the base it will have an ovary. यहाँ बेस पे जो कंपोनेंट होता है उसे हम ओवरी कहते हैं. And this entire thing is called as gynoecium. Whereas male reproductive part where pollens will be formed, they are called as androecium. और एंड्रोशियम में भी फिलामेंट होता है और एंथर होता है. एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली ये चार पार्ट्स हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम के अंदर जो यूनिट्स हैं वो एंथर्स बनेंगे, गाइनोशियम के अंदर ओवरी एक मेन पार्ट होगी और ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स होते हैं. सो समहाउ दीज ओव्यूल्स विल टर्न इनटू सीड इन फ्यूचर एंड entire ovary will turn into fruit. So what you eat in a mango fruit or lychee or any fruit, that fruit is basically growth of the ovary.
and what you call seeds, they would have been at some point of time, वो किसी टाइम पर क्या रहे होंगे, ओव्यूल रहे होंगे. So since these two components, they will give rise to flowers, they will give rise to male gametes. यहाँ पर male gamete बनेंगे, यहाँ female gamete बनेंगे इसके अंदर, and then these male gametes will, by the process of pollination, they will enter into this part and reach here. They will fertilize haploid gametes of female, and they will give rise to zygote, which will develop into a mature fruit. So that's a long story that goes in the embryonic development and anatomy. बट वाई आई एम डिस्कसिंग इट हियर, इसको यहाँ डिस्कस करने का रीज़न ये है कि जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स थी उनमें से ज़्यादातर क्लासिफिकेशन स्कीम्स इस बात पर डिपेंडेंट थी कि किसी प्लांट के फ्लावर्स कैसे होते हैं. हमने ओरिजिनली प्लांट्स को इस बेसिस पर कैटेगराइज कर दिया पहले कि या तो वो एंजियोस्पर्म है या वो जिम्नोस्पर्म है, यानी कि उनमें या तो सीड फ्रूट के अंदर आते हैं या बिना फ्रूट के अंदर आते हैं. दैट वाज वेरी क्लियर. पाइन एंड साइकस, जिनकी बात हम पिछले सेमेस्टर में कर चुके हैं, these all plants are associated with gymnosperms. और एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट आते हैं. एंजियोस्पर्म्स को फर्दर क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो वहाँ इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है. ये जो ओवरी है ये कहाँ लोकेटेड है, इस फ्लावर में क्या ये ऊपर की तरफ लोकेटेड है, क्या ये नीचे की तरफ लोकेटेड है, या फिर ये जो सेपल्स पेटल्स हैं इसके क्या ये एक दूसरे से जुड़कर एक यूनिट इन्होंने बना ली है या फिर अलग अलग हैं, कितनी इसमें ओवरीज हैं, कितने स्टैमेंस हैं, स्टैमेंस किस तरह से अरेंज्ड हैं. तो ये सारे फीचर्स प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में काम आते हैं और यही बेंथम एंड हुकर ने यूज़ किया था. तो आइए देखते हैं पहले बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, फिर हम बात करेंगे एंगलर एंड प्रेंटल की क्लासिफिकेशन की, और इसमें आने वाले जो टर्म्स हैं, फ्लावर का और डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, वो आप आने वाले सेमेस्टर में पढ़ेंगे. सो मे बी इन फ्यूचर यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली अबाउट द टर्म्स विच आर बीइंग यूज्ड हियर. So Bentham and Hooker, they classified phanerogams or seed plants. We do not include algae here, remember. Algae are not seed plants. We do not include pteridophytes here. We do not include bryophytes here. उन सब को हमने include नहीं किया है. So these all remaining plants, they will be called as cryptogams, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं. Individual videos are there on fern, algae. So cryptogams की बात नहीं कर रहे हैं हम, phanerogams की बात कर रहे हैं जिनमें seeds आते हैं. So broadly they have been classified into three main groups, that is dicotyledons, gymnosperms and monocotyledons. Together we call them as angiosperms. Monocot और dicot को हम angiosperms भी कहते हैं. Now dicotyledons, which were named because in their seeds there were two cotyledons. आप कभी चना तो खाया होगा आपने, चना पानी में भिगो के, या छोले भटूरे खाए होंगे उसमें चना खाया होगा. तो चने में क्या होता है, व्हेन यू स्प्लिट दैट इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, या मूंगफली खाई होगी वो दो पार्ट्स में टूट जाती है. तो ऐसे सीड्स जिसमें दो कॉटिलेडन्स निकलते हैं उन्हें डाइकॉट कहते हैं. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक तरीका है पहचानने का कि एंजियोस्पर्म वेदर इट इज़ अ डाइकॉट और मोनोकॉट. आप सीड को देख लीजिए, अगर वो दो हिस्सों में टूट जा रहा है, उसका एम्ब्रियो बीच में है, तो वो डाइकॉट है. मूंगफली एक डाइकॉट है, ज़्यादातर दालें डाइकॉट हैं, और चना जो है वो डाइकॉट है. लेकिन अगर आप चावल को देखेंगे तो वो डाइकॉट नहीं है. अगर आप मक्का को देखेंगे, जो कॉर्न बनाते हैं जिससे आप पॉपकॉर्न बनाते हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, वो एक ही पार्ट का रहता है. तो ऐसे प्लांट जो हैं दे विल बी कॉल्ड एज मोनोकॉट्स. सो दिस इज हाउ ऑन द नेचर ऑफ सीड कैसा है इसके बेसिस पर उन्हें डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड किया गया. तो ये तो इजी है आप लोगों के लिए, इतना क्लासिफिकेशन याद रखना तो मुश्किल नहीं है. और आप किसी भी प्लांट को देखकर ये तो एटलीस्ट बता सकते हैं वेदर इट इज डाइकॉट और मोनोकॉट, provided that you have seen the seed of that plant. But now comes the difficult part for which the work of Bentham and Hooker was known. फिर इन्होंने इन डाइकॉट्स को और मोनोकॉट्स को फर्दर सब कैटेगराइज किया. Actually the taxonomic units that they used were basically called as series. So first these phylums were divided into subgroups. डाइकॉट के इन्होंने तीन ग्रुप बनाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी. वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. इनके बारे में हम अभी बात करेंगे कि क्यों इनका नाम ऐसा रखा गया है. जिम्नोस्पर्म के अंदर कोई सब कैटेगरी नहीं थी. इट वॉज डायरेक्टली डिवाइडेड इनटू थ्री फैमिलीज एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट देम. इनकी एक एंशियंट फैमिली है, बाकी दो जो फैमिलीज हैं, वन ऑफ देम रिप्रेजेंट साइकस, अनदर ऑफ देम रिप्रेजेंट पाइनस और पाइन ट्रीज.
एक में needle like leaves होती हैं, एक में सीधा stem होता है and branch. That's how you know about them. Then monocotyledons have also not been divided into many different subcategories. Rather, they have directly been divided into 7 series. अलग अलग सीरीज, एंड एवरी सीरीज विल हैव नंबर ऑफ फैमिलीज. हर एक सीरीज के अंदर कुछ फैमिलीज होती हैं. सो इफ यू गो अहेड, अगर हम इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करें कि डाइकॉट्स को जो डिवाइड किया गया है पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी में, इसके क्या बेसिस थे और इनके अंदर और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं. सो वी विल एंड अप इन दिस काइंड ऑफ डिस्कशन. हम देखेंगे कि जो वर्ड है पॉलीपेटली, ये अपने आप में इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेटल्स जो हैं वो अलग अलग हैं. एंड यू नो पेटल्स बाय नाउ. शुरू में मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था. तो ऐसे प्लांट जिनमें पेटल्स अलग अलग होते हैं, जिन फ्लावर्स में, वो सारे इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं पॉलीपेटली को. जबकि अगर पेटल्स जुड़े हुए हैं, पेटल्स इकट्ठे हैं, एक ही साथ जुड़े हुए हैं, देन दैट ग्रुप ऑफ प्लांट्स विल बी कॉल्ड एज गैमोपेटली. एंड if they don't even have petals, sometimes they have a complete petals, sepals and calyx clubbed together to make a perianth, then those plants will be coming under the class of monoclemidae. Although this was a disputed part of the classification, जिसकी हम end में बात करेंगे, ये एक limitation थी Bentham and Hooker की. But still, those plants were coming in this category. इसके अंदर 7 series थी. You can find the details of these series. आप इन series के बारे में डिटेल, इनके अंदर कौन सी families आती हैं, टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. Now when it comes to gamopetally and polypetally, they have further been categorized because of the complexity of the flowers. So there are 3 important series, series A, series B and series C. इस category के अंदर आप देखेंगे तो there are 3 categories. One is called as thalamiflory, another is called as disciflory and another one is called as calyxiflory. Now besides the nature of petals, petals कैसे होते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ इसमें देखी गई कि जो ओवरी है उसकी पोजीशन क्या होती है, how that ovary is arranged. So you can see the main characteristic of series A is a hypogynous character. Hypogynous means the ovary is present below the basic axis of the flower, whereas in the disciflory there is a characteristic disc. जब आप फूल को तोड़ेंगे तो उसमें एक नीचे डिस्क मिलेगी आपको, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्कीफ्लोरी फैमिली. आपने देखा होगा सनफ्लावर्स में, सनफ्लावर के जो सीड्स निकल जाते हैं, उनका इन्फ्लोरेसेंस है, हर एक के नीचे एक डिस्क होती है. सो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल फाइंड. यहाँ पर आपको लोटस का फ्लावर जो है वो दैट कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप. एंड इवन क्रूसीफेरी जो मस्टर्ड है, दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स. इनफैक्ट 6 ऑर्डर हैं, उनके अंदर फिर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं. हियर ऑल्सो यू हैव 4 डिफरेंट ऑर्डर्स इन दिस ग्रुप. एंड कैलिक्सीफेरी दे हैव यूनाइटेड सेपल्स. इनके सेपल्स जो होते हैं यूनाइटेड होते हैं. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेटल्स. द मेन ग्रुप्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स, बट विद इन दैट if sepals are united, then that belongs to series 3. वो series 3 को belong करते हैं. and there are 5 different orders in this category. इसमें 5 orders हैं. So we have talked about some basic ideas of Bentham and Hooker. Bentham and Hooker के classification के basic ideas की हमने बात की. इसके क्या लिमिटेशन थे, क्या कमियां थी Bentham and Hooker के क्लासिफिकेशन में, जो एक नए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, और आखिर वो नया क्लासिफिकेशन जो एंगलर एंड प्रांटल ने दिया, उसमें इसके कंपैरिजन में क्या डिफरेंसेस थे. वी विल सी जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. In semester 1, we covered limit and continuity, differentiability, asymptotes, tangents and normals, curve tracing. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations, so we'll be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we'll come to partial differential equations, and this topic is very important. If we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations, one of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation, and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S. Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe.
S Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. Welcome back to S Chand Academy. We were looking at the type of classification schemes that was provided by Bentham and Hooker. Bentham and Hooker ने जो classification scheme दी उसके बारे में हमने discussion किया, लेकिन इनकी जो scheme थी उसमें कुछ अच्छी बातें तो थी. There were some positive points like इतना detailed classification अभी तक किसी ने नहीं दिया था. It was of the level of order and families. They were also defined. So it became very clear that day-to-day plants that you find around you, you can arrange them in a higher taxonomic groups. बहुत basic level से genus से लेकर आप higher taxonomic level तक organize कर सकते थे. And the distinction that was used, although the mechanism or the classification scheme was artificial, but it was so good that it remained popular for a very long time. तो ये बहुत ही अच्छा classification माना गया था. In fact, जहाँ ये काम करते थे, एज आई मैंशन द रॉयल बोटानिकल गार्डन ऑफ क्यू इंग्लैंड में, वहाँ पर काफ़ी दिनों तक, बहुत सालों तक इनका क्लासिफिकेशन स्कीम फॉलो की गई. लेकिन एक ड्रॉबैक, जो मेजर ड्रॉबैक थी, दैट आई मैंशन व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, पीपल क्लेम दैट दीज काइंड ऑफ प्लांट्स जो मोनोक्लेमाइडी में इन्होंने रखे थे, दे ऑल्दो हैड पेटल्स एंड सेपल्स बट दे वर ऑल फ्यूज्ड एंड दे हैड मिनिमल पैरियंथ. इनमें पैरियंथ का फॉर्मेशन हो गया था उन चीज़ों को मिलाकर. तो इसकी वजह से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि दिस काइंड ऑफ प्लांट्स, सम ऑफ देम हैड मोर सिमिलैरिटीज विद आइदर गैमोपेटली और दे हैड सिमिलैरिटीज विद पॉलीपेटली. दैट मीन्स दिस वाज एन अननेसेसरी ग्रुप विच वाज क्रिएटेड दैट कुड एक्चुअली बी फिटेड इन दीज टू ग्रुप्स. कहने का मतलब है कि इस ग्रुप के जो प्लांट थे उनमें कई सारे प्लांट्स में ऐसे कैरेक्टर्स थे, ऐसे गुण थे जो इन दोनों से मैच करते थे और आसानी से इनके प्लांट्स को इन दो कैटेगरीज में एडजस्ट किया जा सकता था. सो दैट वाज वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस, जिसकी वजह से इन ग्रुप्स को रीशफल करना ज़रूरी था, रीऑर्गेनाइज करना ज़रूरी था, ताकि ये अननेसेसरी ग्रुप अवॉइड किया जा सके. तो इसी मेजर चैलेंज को देखते हुए एक और क्लासिफिकेशन दिया गया था. ऑल्दो यू कैन कंसिडर दैट एज अ पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी रिसर्च, हालांकि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन टाइम फ्रेम अलग था, बट फिर भी एक पैरेलल रिसर्च थी. ये यूके में किया गया था. एंड देन अनदर वर्क दैट वाज प्रोवाइडेड बाय अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु वर वर्किंग एट बर्लिन, यानी कि जर्मनी में एक दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो ये काम कर रहे थे, एंगलर एंड प्रैंटल, जिन्होंने बोटेनिकल गार्डन ऑफ जर्मनी उसकी जिम्मेदारी ली हुई थी. वहाँ पर प्लांट्स को इकट्ठा करने का, उनको टेक्सोनोमिक पोजीशन असाइन करने का काम था. तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ, तो जो अर्ली हायर लेवल क्लासिफिकेशन था, हायर टेक्सोनोमिक पोजीशन थी, वो वैसे ही क्लासिफाई की जैसे कि बेंथम एंड हुकर ने की थी. लेकिन यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस आप देख सकते हैं. फेनेरोगैम्स वहाँ भी था, फेनेरोगैम्स यहाँ भी है. जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस वहाँ भी था, यहाँ भी है. लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर एक अंतर देख सकते हैं कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म को कहीं बीच में रखा गया था. यहाँ पर आप डाइकोटिलिडन्स पहले थे, मोनोकोटिलिडन्स बाद में थे. तो जिम्नोस्पर्म को बीच में रखने का बेंथम हुकर का भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि एवोल्यूशनरी स्केल पर वो कुछ शो करना चाहते हैं कि पहले डाइकोट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर मोनोकोट आए. दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. बट दिस वाज अ क्वेश्चनेबल थिंग. ये क्वेश्चनेबल चीज़ थी. इन्होंने पहले मोनोकॉट्स को रखा. परहैप्स दे बिलीव दैट मोनोकॉट्स केम अर्लियर, बट टुडे वी नो that monocots are not most primitive plants. एवोल्यूशनरी स्केल पर इस तरह से क्लासिफाई करना कि मोनोकॉट्स सबसे पहले आए थे, फिर डाइकॉट्स आए थे, फिर जिम्नोस्पर्म्स आए थे, दैट्स नॉट राइट. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एंगलर एंड प्रैंटल के क्लासिफिकेशन में भी कि इन्होंने मोनोकॉट्स को सही से पोजीशन नहीं किया था. बट एनीवेज, what their classification was, they reshuffled some of the families, some of the series and orders of these plants. So they broadly categorized like this. And as we discussed, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डाइकॉट्स के अंदर बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरीज हुआ करती थी. होप यू रिमेंबर दैट. इफ नॉट, लेट्स गो बैक and check that. They have polypetally, gamopetally
and monoclinidae. This was objection towards Bentham and Hooker's classification. So this was ruled out. ये family already वहाँ से abolish कर दी गई, हटा दी गई, and now dicotyledons have only two group of series. One group of series was called as sympatally. Most of the gamopetalous plants and the remaining third category, they were accommodated in sympatally. Some of the plants which were having separated petals, जिनके petals separate थे, जिसे हम polypetally कहते थे Bentham and Hooker के classification में, they were adjusted in Arcuclamidae. So monocotyledons, dicotyledons, they were divided into two, and the third important group was of course gymnosperm, which was almost unchanged. ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया था, इसके अंदर की जो सब कैटेगरीज थी वो लगभग वैसे ही रही थी. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट चेंज वर हियर, इसमें ज़्यादातर चेंज हुए थे. Further, if we look at the details of this, that how many orders are present, they did not follow much of the complex systems like series which was used by Bentham and Hooker. They have divided directly these groups, monocotyledons, into orders, and then orders had families, genus and species. So probably there were 11 different orders in the monocotyledony. By now you know what monocotyledons are. मैंने पहले भी बताया आपको कि जिनके सीड्स में एक ही कॉटिलेडन होता है उन्हें मोनोकॉटिलेडन कहते हैं. तो जो भी आप राइस खाते हैं, मक्का खाते हैं, जो भी ग्रेन्स हैं जिनमें एक ही कॉटिलेडन होता है, वो सारे इसके अंदर आएंगे. लेकिन उनमें भी फ्लावर के अरेंजमेंट में अंतर होगा. किसी में गैमीट, जो फीमेल गैमीट हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा. ओवरीज़ के अंदर कितने ओव्यूल हैं, वो कैसे अरेंज्ड हैं, इन सब में अंतर होगा. स्टेमन्स किस अरेंजमेंट में है, कितने हैं, इनमें अंतर होगा. सो दैट मेड डिफरेंट ऑर्डर्स, इसकी वजह से डिफरेंट ऑर्डर्स बने. सिमिलरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर फाउंड इन one of the two groups of dicotyledons. We can club them and we can together say dicotyledons. So if you count the total number of orders in the dicotyledons, that will be reaching approximately 40 orders हैं dicotyledons के, जिनमें 30 ऑर्डर हैं उन प्लांट्स के जिनके पेटल्स अलग अलग होते हैं, Arcuclamidae, and sympatally will have approximately 10 orders. So ये जो इनके ऑर्डर्स हैं, they were later on revised. कई बार इनके ऑर्डर्स रिवाइज भी हुए और ये कई सालों तक ये क्लासिफिकेशन स्कीम फॉलो की गई. I mean early 20th century was dominated by Engler and Prantl classification, and even today in your books you will find this classification scheme which has been slightly revised at some places. कुछ जगह उसको रिवाइज किया गया है. Whereas gymnospermy, just like Bentham and Hooker classification, that had same 3 categories, 3 orders इसमें present थे. So this was about Engler's and Prantl classification. इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थी. एक बड़ी ड्रॉबैक तो इनका फाइलोजेनेटिक अरेंजमेंट था. जो मोनोकॉटिलेडन्स को इन्होंने पहले प्रपोज किया, इट शुड हैव बीन प्रपोज लेटर. आई मीन पहले डाइकॉटिलेडन्स फिर मोनोकॉटिलेडन्स ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए था, ऐसा लोगों का मानना था. और आज भी मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स से ये प्रूवन है कि ऐसा ही होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज़ दैट, दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने अरेंजमेंट बताया था एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का, उसका एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट भी क्वेश्चनेबल था कि किस तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट हुआ. वो हम एनाटॉमी में और डिटेल में पढ़ेंगे. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, क्या वो वॉल्स पे अरेंज्ड हैं, क्या वो बीच में अरेंज्ड हैं, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप कभी टमाटर को बीच से काटिए तो उसमें सीड्स कैसे लगे होते हैं, कभी खीरे को बीच में से काटिए तो देखिए सीड कैसे लगे होते हैं. तो वो क्या है, वो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, एक अपीयरेंस है कि ओवरी में ओव्यूल कैसे लगे होंगे. जैसे ओवरी में ओव्यूल लगे होते हैं वैसे ही एक फ्रूट के अंदर सीड लगे होंगे. तो ये जो पैटर्न है इनके सीड्स का, ये वेरी करता था और एंगलर और प्रैंटल ने उसको यूज़ किया, लेकिन उसका जो करेक्ट एवोल्यूशनरी पाथ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. That was one of the drawback of Engler and Prantl classification. But yes, due to several merits, बहुत सारी merits की वजह से ये काफ़ी सालों तक नोन रहा, पॉपुलर रहा. आज भी ये दोनों क्लासिफिकेशन काफ़ी पॉपुलर हैं. हचिंसन ने बाद में क्लासिफिकेशन और भी कुछ एडिशंस किए इसमें, और आपने देखा कि कुछ और क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं. हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडर्न टेक्सोनॉमी में किस तरह से नई चीज़ों को यूज़ किया जाता है, बायोमेट्रिक को यूज़ किया जाता है, और भी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. सो इट इज़ अ कांस्टेंट फील्ड विच इज़ ग्रोइंग, न्यूअर एंड न्यूअर मेथड्स आर कमिंग.
बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दोज फाउंडेशंस। उन पुरानी फाउंडेशंस को आप याद रखें ताकि नए मेथड्स को समझने में या नए मेथड डेवलप करने में आपको आसानी हो। दैट वाज द एंटायर मैसेज, और यही पर्पज़ है क्लासिफिकेशन को समझने का। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो अराउंड, अगली बार जब आप बाहर जाएं, कहीं घूमें, तो कोशिश कीजिए किसी प्लांट को देखकर उसको पहचानने की, उसको क्लासिफाई करने की, उसको कैटेगराइज करने की। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल में तो बल्कि इवेंट्स भी होते हैं, वहाँ पर बोर्ड्स लगाए जाते हैं, हर एक प्लांट के ऊपर उनकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन मेंशन की जाती है। सो व्हाई डोंट यू जस्ट मेक अ क्लब इन योर कॉलेज। आप अपने कॉलेज में एक क्लब बनाइए और आसपास के जो अपने कॉलेज के प्लांट हैं उनको टैक्सोनॉमिक पोजीशन देकर पर प्लेट्स लगा सकते हैं, उन पर स्टिकर लगा सकते हैं। दैट कैन बी अ वंडरफुल एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस दिस क्लासिफिकेशन। सो आई विल से विद दिस वी हैव डिस्कस द एंटायर क्लासिफिकेशन। प्राइमरीली हमने दो क्लासिफिकेशन स्कीम्स की बात की, बेंथम एंड हुकर और एंगलर प्रेंटल। हमने क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनके एडवांटेजेस, उनके ड्रॉबैक्स दोनों का डिस्कशन किया और ये देखा कि उनके अंदर किन फैक्टर्स को स्टडी किया गया था। If you want to learn more about these topics, you can refer these books from Chand Publishing. And in case you don't have these books in hard copies, then you can go down in the description box and find link for ebooks. I hope you are enjoying these videos. ये videos आपको पसंद आ रहे हैं और आपके curriculums को augment करने में आपकी मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप रेगुलर अपडेट्स अपने डिवाइसेस पर चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.